होता क्या है समझे हम लोग. When AC passes through pure resistor circuit, then there is no phase difference between current and voltage. Then their instantaneous equations are. Then their instantaneous equation are as. उनका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज और करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कैसे होता है. तो बेटा यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो ये मैं आगे बता रहा हूं, क्योंकि इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन अपने को लिखने की जरूरत पड़ेगी. तो देखो यहां क्या होता है, सब लोग समझे कि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होता है, करंट के लिए होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के लिए होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. आप लोगों को दिख रहा है कि I जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है करंट का, और वोल्टेज क्या है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों का एंगल ओमेगा टी है. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0. और तब यहां पर एक नई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम. मतलब यदि मैं ग्राफिकली समझता हूं, इसको यदि ग्राफिकली समझे तो कैसा मिलेगा बेटा रिजल्ट, ध्यान दो जरा. ये हमारे पास एक डायरेक्शन है वोल्टेज की, दिस द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज. लेकिन करंट उसी समय में प्रोड्यूस होता है, इसलिए करंट ऐसा ही चलता है यहां से. करंट इसी प्रकार से चलता है. अब आप लोग सोचेंगे कि करंट यहां पर ऐसा क्यों चल रहा है, नीचे क्यों है. तो ये करंट की वैल्यू आई है, या आई नॉट बोल दिया जाए, क्योंकि पीक वैल्यू के टर्म्स में लिया जाता है ये. तो पहले बता देता हूं कि जब वोल्टेज सेटअप हो जाता है किसी सप्लाई सर्किट में, तब जाके करंट प्रोड्यूस होती है. लेकिन जब रजिस्टर में से पास होती है तो जिस जगह से वोल्टेज चालू होता है वहां से करंट प्रोड्यूस होता है. जिस जगह पर वोल्टेज एंड होता है वहां पर करंट भी एंड होता है. मतलब दोनों का 0 से लेकर 180 से लेकर 360 डिग्री तक रिजल्ट वही का वही होता है. दोनों एक साथ एंड होते हैं, दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं. इट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, करंट और वोल्टेज. So this is the graphical representation of the current and voltage for resistor. लेकिन अब इसके बाद एक और नई चीज आती है, that is called phasors diagram. Students, what is phasors diagram? तो अपन लोग समझे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. phasors diagram के लिए होता क्या है, देखिए बेटा ध्यान से कि what is phasors diagram. So everybody should understand one thing. Phasors diagram is something in which voltage and current are represented in the vector form, with their angular separation. बेटा आप लोग ये लिखें कि वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म विद देयर एंगुलर सेपरेशन. तो होता क्या है, यदि मैं रजिस्टर की बात करूं तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन वोल्टेज और करंट क्या है, चलो देख लें. तो दैट इज फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है. ध्यान रखिए बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस, यू शुड नो. अब यदि मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहूंगा तो इसको मैंने बोला वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और आप लोग को सबको पता है कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है
कि यहां पर हमको डायरेक्शन किसके रूप में लेना है, परपेंडिकुलर के रूप में लेना। तो देखो ध्यान से, हमारे यहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में एक दूसरे के साथ कंसीडर किया जाता है, पर वेक्टर स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। तो मान लो ये मेरे पास वोल्टेज की डायरेक्शन है वी आर, जो कि ओमेगा एंगल पे था। तो तुम्हें मालूम है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी उसी डायरेक्शन में आएगा एंड दैट विल बी टेकन एज आई वी। दिस इज व्हाट द करंट I equal to I naught sin omega t and VR V naught sin omega t। दोनों के लिए हमारे पास ये ओमेगा टी का कंसेप्ट है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन सेम होती है VR और IV की। जब ये किससे पास होता है, प्योर रजिस्टर सर्किट से पास होता है, तो इसका कंडीशन ऐसा होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स सबको समझ में आया होगा ये, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फेजर डायग्राम कहलाता है हमारा करंट और वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे को समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपन चलते हैं, मूव करते हैं। देखें सेकंड पॉइंट, व्हेन AC passes through प्योर कैपेसिटर सर्किट, यदि AC प्योर कैपेसिटर सर्किट से पास होगा तो क्या होगा। तो देख ले बेटा अपन लोग, तो यहां पर हम लोग एक कैपेसिटर बनाते हैं और इसको हम लोग सप्लाई देते हैं, एक AC की सप्लाई देते हैं, लाइक दैट विल गिव अ सप्लाई टू अ कैपेसिटर। लेकिन तुम्हें मालूम है यहां पर करंट की वैल्यू आती है IV, करंट इज गिवन एज IV। AC की सप्लाई को हम लोगों ने दे दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आपको पता है। लेकिन तुम्हें पता है ये AC है, और AC में जब हम सप्लाई देते हैं तो होता क्या है, यहां पर हमारे पास जो चार्ज होता है, ये चार्ज सर्किट में चलता है और कैपेसिटर में स्टोर नहीं होता है, वो ऑसिलेट करता है। तो चार्ज दैट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और ऐसे में ये वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करता है हमारे पास VC के इक्वल। It produces a voltage drop VC across the capacitor plates where charge oscillates between the plates. This is the sign for AC. So people, you should understand this thing. तो ऐसे में क्या होगा बेटा, देखो हमने सप्लाई कितनी दे चुका हूं, हम लोग सप्लाई कितनी दे चुके हैं, हम लोग V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और चार्ज यहां पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज का इक्वेशन क्या मिलेगा, तो व्हेन हम लोग लिखेंगे व्हेन AC passes through pure capacitor, then ध्यान देना बेटा, then charge Q starts oscillating between the plates, charge starts oscillating between the plates। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। then we get its instantaneous equation as, ध्यान देना बेटा हम लोग यहां समझे, Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ये चीज, Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर का हमारे पास चार्ज होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि ये AC के द्वारा दिया गया सप्लाई का कंडीशन है। इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि AC में जब ऑसिलेशन होता है तो उसका चार्ज भी ऑसिलेट करेगा बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। स्टूडेंट ध्यान दें, तो ये तुमने नोट किया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो तुमको एक चीज याद होगा और दिख रहा है कि हमने सप्लाई वोल्टेज की दी हुई है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा और चार्ज लिया मैंने ये, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं। पर तुम्हें पता है कि मेरे को इसमें फेजर डायग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स, वी हैव टू ड्रॉ अ फेजर डायग्राम हियर। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए और एक करंट चाहिए। तो वोल्टेज तो मेरे पास V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी तो आपको दिख रहा है, लेकिन करंट मिलता है चार्ज के मोशन के कारण से। तो यदि करंट मिलेगा चार्ज के मूवमेंट के कारण से, तो चार्ज यहाँ ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स एंड दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हाउ, लेट्स सी। सो फॉर करंट वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो देखो बेटा, आप लोग यहाँ बढ़ते हैं, समझ में आएगा। वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन। मैं इसको डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, तुम्हारे को क्लियर हो जाएगी चीजें। और सो क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देना। तो ऑन डिफरेंशिएशन आपने जहां तक लिखा था उसके आगे लिखेंगे ये। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, करंट। तो यहां ध्यान दे बेटा, I इक्वल टू आई नॉट, सॉरी Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान सा चीज है, लेकिन तुम्हें मालूम है हमने कैपेसिटर वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो Q इक्वल टू होता है CV और Q नॉट होता है CV नॉट, क्योंकि ये चार्ज पीक वैल्यू है तो वोल्टेज भी पीक वैल्यू है। तो देखो यहाँ, तो यहाँ रख दे बेटा, CV इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा टी। एवरीबॉडी जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। तो यहां से C से कैंसिल कर दिया जाए, तो देखो मेरे को सप्लाई वोल्टेज कितना मिल गया, सबको समझ में आ रहा होगा। सप्लाई वोल्टेज भी ऑब्टेन्ड एज V इक्वल टू V नॉट sin omega t. I think student you have understood this part. So this can be taken as equation number 2. This was equation number 1. After differentiation, तो ये तो तुम्हें पता चल गया। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या मिलेगा, 10 वी हैव। देखो यार, डिफरेंशिएशन मिलेगा हमको किसका, पहले वाले इक्वेशन का। तो ये क्या मिलेगा बेटा हमारे को, ध्यान देना जरा, dq बाय dt इक्वल टू क्यू नॉट dy बाय dt साइन ओमेगा टी। अब हम लोग सोचेंगे कि क्यू नॉट को बाहर क्यों निकाल दिया, तो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि हम लोग कैपेसिटर के कांस्टेंट चार्ज की बात करते हैं तो क्यू नॉट, वी नॉट, सी नॉट, ये क्या है, ये सब पीक वैल्यू है। पीक मतलब कांस्टेंट वैल्यू। दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी टर्म, दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट एंड टेकन आउट। अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का। स्टूडेंट नोट करें अपन लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्यू नॉट आ गया, और तुम्हें पता है साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता देता हूं मैं, आइडिया ना हो तो। ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये कांस्टेंट फॉर्मूला है। तो कांस्टेंट यहाँ पर ओमेगा है, तो वो डिफरेंशिएशन में एज ए मल्टीप्लिकेशन बाहर आ जाता है और साइन का बन जाएगा कॉस। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। बट कैन यू टेल मी व्हाट इज dq बाय dt? तो तुम्हें पता है dq बाय dt को ही हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज करंट। आई थिंक ये तुमको पता है, dq बाय dt इज करंट, सो वी मे राइट दिस एज करंट। Students, you should take care of that, and this equation is very important for the further application. ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी I इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपको पता चल गया। आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विल ऑब्टेन दिस पार्ट। बट अब ध्यान दें कि हम लोग क्यू नॉट को क्या लिखे थे, यहाँ ध्यान देना, CV नॉट लिखा था हमने। तो बेटा वी पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये देखो, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ फिर से सब, ये तुमने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ मिटा रहा हूं मैं। देखो बेटा, सब लोग ध्यान देना जरा कि क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट। लेट्स सी, ये मैं मिटा दे रहा हूं पूरा का पूरा पार्ट, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो देयरफॉर आई तो ठीक है,
आई यहां पर ठीक है तुम्हारे पास, क्यू की वैल्यू में क्या लिखूंगा, CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसको रीअरेंज करके लिखने तो हम लोग लिख सकते हैं, और I इक्वल टू V नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा, तो ये भी क्लियर है, तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब देखो एक चीज, V नॉट ओमेगा सी, कैन वी कंपेयर इट विद ओम्स लॉ? यदि हम लोग उसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट, बेटा ध्यान दो। देखो आपके पास ओम्स लॉ क्या होता है, सब लोग देखो, ओम्स लॉ होता है मेरे पास I नॉट इक्वल टू V नॉट बाय R। यदि मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो फॉर्मूला कुछ ओम्स लॉ का ऐसा ही आएगा। तो अब आपके पास दिख रहा है आई भी है, कांस्टेंट ऑफ कॉस ओमेगा टी इज देयर, कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी इज कांस्टेंट टर्म है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में ज्यादा डिफर करती है, ये नेचर ऑफ द बॉडीज, नेचर ऑफ द एल्जेब्रिक टर्म को चेंज नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी विल यूज वन थिंग ओमेगा सी इंटू वी नॉट। तो यहां पर देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना। तो दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस कैन बी रीरिटन एज, और करके लिख सकते हैं हम, देखो V नॉट इसको थर्ड प्रोपोर्शन में ले आ सकते हैं, दैट कैन बी टेकन इज द थर्ड प्रोपोर्शन इन द डिवीजन फॉर्म 1 अपॉन ओमेगा सी। आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आपको पता चलता है कि ओमेगा सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन में जाएंगे, तो हम लोग इसी ओमेगा सी को जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम डिवीजन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यार बाकी तो कॉस ओमेगा टी एज इट इज है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक ओम्स लॉ के जैसा दिख रहा है, इसके फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो V नॉट वाला टर्म है तो I नॉट वाला टर्म आएगा यहाँ। तो V में ऑल्सो राइट इट एज, V में ऑल्सो राइट इट एज I नॉट cos omega t, where I नॉट can be written as V नॉट by XC। स्टूडेंट्स V नॉट बाय एक्स सी, क्या देखे, V नॉट बाय एक्स सी लिखा जा सकता है इसे, क्यों, क्योंकि ये जो तुमको दिख रहा है ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है, ये जो नीचे पार्ट है 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस लाइक ओम्स लॉ पार्ट। तो ये हमारे पास ऐसा लिखा जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी को, एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म लिख देते हैं हम लोग, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं इसको हम लोग एक्स सी। एक्स सी इज कॉल्ड रिएक्टेंस, क्या बोला मैंने, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो एक्स सी इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस का नाम सिर्फ रजिस्टर के लिए दिया गया है, आर के लिए, रेजिस्टेंस और कहीं नहीं बोल सकते हम। लेकिन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है तो क्या करोगे आप, उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को नॉमिनेट करोगे, but that cannot be taken as R, that's why we have taken it as XC, a nomination for resistance of capacitor. So this is considered as I equal to I naught cos omega t। बेटा आप लोगों को सबको समझ में आएगा होगा, लेकिन एक और चीज समझने वाली है कि वोल्टेज की सप्लाई तो मैंने क्या ली थी, तुम्हें ध्यान होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, और करंट आ रहा है मेरे पास I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहां मिसमैच हो रहा है कुछ एंगल के टर्म्स में। स्टूडेंट ध्यान रखना जरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे पास कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए था, पर यहां पर कॉस ओमेगा टी, सो व्हाई नॉट वी शुड चेंज दिस कॉस ओमेगा टी इनटू साइन। तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू I नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, और रीअरेंज करके लिखने पर हम लोग इसे लिख सकते हैं I नॉट साइन, इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, सो दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय। स्टूडेंट्स आप लोग को ये पूरा पूरा पार्ट समझ में आया होगा।
इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि V का वैल्यू हम लोगों ने लिया था V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट यहां पर आ रहा है कैपेसिटर के थ्रू I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब यहाँ पाई बाई टू एडिशनल है, किसमें? करंट के केस में पाई बाई टू एडिशनल है ओमेगा टी के प्लस में। तो इसका मतलब जबकि वोल्टेज में सिर्फ ओमेगा टी था, तो इसका मतलब यू कैन कंक्लूड इट एज कि करंट जो है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पाई बाई टू आगे चलती है जब भी वो कैपेसिटर में से चलती है। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। तो इसका फेजर डायग्राम बना के देख लें अपन लोग। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू माइट हैव नोटेड डाउन दिस पार्ट। सो एवरीबॉडी, if you have noted down this entire part, then I should rub this and move forward for making the phasor diagram of the same condition. Let's see how. देखो बेटा, फेजर डायग्राम क्या होता है, आज ध्यान देना। तो फेजर डायग्राम मैंने तुमको बताया वेक्टर और करंट, सॉरी वोल्टेज और करंट का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये, विद देयर एंगुलर सेपरेशन ऑफ फेज। तो लेट्स सी हाउ। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? इट्स फेजर डायग्राम इज, स्टूडेंट्स ध्यान देना, बहुत सिंपल है। तो यहां पर मेरे पास, मैं बता चुका हूं कि यहां पर मान लो मेरे पास y एक्सिस है, यहाँ y माइनस होगा, ये मेरे पास x एक्सिस है। तो यदि मैं जानता हूं कि कैपेसिटर में से पास होते समय में किसी भी करंट की वैल्यू, एसी के अंदर करंट की वैल्यू वोल्टेज से पाई बाई टू आगे जाती है, या दूसरे शब्दों में वोल्टेज की वैल्यू पाई बाई टू पीछे रहती है जब कैपेसिटर से पास हो रही, तब की बात कर रहा हूं कि जब कैपेसिटर से एसी पास होती है तो वोल्टेज हमेशा पाई बाई टू पीछे रहता है, या बोल सकते हो करंट पाई बाई टू आगे रहता है। तो देखो ध्यान से, यदि मैंने करंट का डायरेक्शन ये ले लिया IV, तो वोल्टेज की डायरेक्शन यहां से पाई बाई टू पीछे जाएगी। ये ओमेगा टी थी। स्टूडेंट ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास VC है, मैं यहाँ नीचे भी मिटा दे रहा हूँ, ये तुमने लिख लिया होगा। देखो करंट की वैल्यू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये VC की डायरेक्शन होगी। VC देखो, करंट यदि ऊपर पॉजिटिव में है तो VC पाई बाई टू नीचे है। तो देखो आप लोग, ये VC पाई बाई टू नीचे आ गया, इसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। दिस इज रिटर्न लाइकवाइज। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो यदि सबको समझ में आया है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में और वाई एक्सिस के बीच में यदि मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूं करंट और वोल्टेज के बीच में, और कैपेसिटर का केस, तो फेज डिग्री, फेज एंगल कितना है 90 या पाई बाई टू। तो इतना होता है कैपेसिटर के लिए कि करंट ऊपर चलती है और वोल्टेज पाई बाई टू पीछे चलता है।